आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2। जो हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पहला पार्ट देखा उसका पार्ट 2 आज डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट का टर्म क्या होता है और क्या क्या उनका पावर्स होता है और उनकी सैलरी क्या होती है और किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है। तो हम डिस्कस करते हैं पहले टर्म ऑफ ऑफिस का। तो आर्टिकल 56 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसमें ये दिया गया है कि जो प्रेसिडेंट का टर्म होगा वो 5 ईयर्स का होगा फ्रॉम द डेट ही टेक्स अप हिज पोस्ट। मतलब जिस डेट से वो ओथ लेते हैं अपनी पोस्ट के लिए, उस दिन से आगे आने वाले 5 साल तक उनका ऑफिस का टर्म रहेगा। और वो अगर रिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट अपने ऑफिस से रिज़ाइन करना चाहते हैं उसके अपने टर्म के बीच में, तो ही may रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग हिज रेजिग्नेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट को अपने पद से रेजिग्नेशन देना है तो वह वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख सकते हैं और अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन किया उसी दिन से वो ऑफिस से चले जाएंगे और उनका ऑफिस टर्म ऑफिस ख़त्म हो जाएगा। वो रेजिग्नेशन के बाद से जब तक नया सक्सेसर, नया प्रेसिडेंट उस सीट पे नहीं आ जाता है, तब तक वह अपनी सीट पे रहेंगे और ऑफिस को वैसे ही चलाएंगे। जैसे कि अगर मतलब कि अब नॉर्मल कोई इंसान, अगर हम एग्जांपल देखें, नॉर्मल कोई इंसान है, उसने अपने पद से रिजिग्नेशन दिया है, अगर लेकिन जब तक कोई सक्सेसर, जब तक उसकी उन पर्सन की जगह कोई दूसरा इंसान आके उस सीट को संभालता नहीं है, तब तक उनको ऑफिस में रहना पड़ेगा और उसके कार्यभार को संभालना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन केस ऑफ वैकेंसी। अगर जो हमारा प्रेसिडेंटशिप का जो वैकेंट सीट हो जाता है, जब सीट वैकेंट हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ हिज सब्स्टिट्यूट इन केस हिज ऑफिस फॉल्स वैकेंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट और अदरवाइज। मतलब जैसे मैंने बताया कि प्रेसिडेंट अगर रेजिग्नेशन देते हैं और उनको उनकी सीट किस तरह और दूसरी तरह से वैकेंट हो सकती है कि अगर उनकी डेथ हो जाए या इम्पीचमेंट के द्वारा उनके खिलाफ जो इम्पीचमेंट किया जाता है उनके खिलाफ, तो अगर वहाँ की सीट वैकेंट हो गई है तो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है उनका सब्स्टिट्यूट एक्ट करता है, एज अ सब्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट का एक्ट करेगा जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट हमेशा के लिए उस सीट पे रहेगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 6 मंथ्स के लिए रहेगा और द विद इन 6 मंथ ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट द इलेक्शन शुड बी हेल्ड। इसमें जैसे दिया है, सच अ वैकेंसी शुड बी फिल्ड बाय एन इलेक्शन नेसेसरी टेकिंग प्लेस विद इन 6 मंथ्स ऑफ हिज ऑफिस फॉलिंग वैकेंट। मतलब कि 6 महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट का जो वैकेंट सीट है उसको फुलफिल करने के लिए इलेक्शन कराना जरूरी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज इम्पीचमेंट कैसे होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो ये आर्टिकल 61 में दिया है ऑफ इंडिया के, आर्टिकल 61 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द मैनर इन विच ही कैन बी इम्पीच ऑन द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको सिर्फ इम्पीच इसी बात पे किया जाता है जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वायलेशन करते हैं, जैसे किसी भी आर्टिकल का, किसी भी चीज़ का अगर वायलेशन कर रहे हैं तभी उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जा सकता है। इम्पीचमेंट इन द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर हिज टर्म एक्सपायर्स। तो इम्पीचमेंट एक इस तरीके का प्रोसेस है कि जो प्रेसिडेंट का 5 साल का टर्म होता है उसके पहले ही उनको रिमूव करने का ये प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है। The proceedings can be initiated in either house of the parliament, either two house of the parliament। ऐसा नहीं है कि जो हमारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये सिर्फ लोकसभा में ही करा जा सकता है। जो हमारे दोनों हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट किया जा सकता है। इम्पीचमेंट तभी लागू होता है जब 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू पास द रेजोल्यूशन इन द हाउस। जब हमारा जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनकी अगर 2/3 मेजोरिटी है तभी इम्पीचमेंट पास हो सकता है। जो रिजोल्यूशन इम्पीचमेंट का है वही पास होता है। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं है, जैसे लोकसभा में मेंबर्स हैं जो हमारे, उसके जो 2/3 मेंबर्स होंगे, अगर 2/3 मेंबर्स होंगे तभी इम्पीचमेंट का रिजोल्यूशन पास हो सकता है, वरना नहीं। या तो राज्यसभा में ऐसा हो या तो लोकसभा में हो, 2/3 मेजोरिटी होनी जरूरी होती है, ये कंपल्सन है। अगर ये नहीं होगा तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस इनिशिएट नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट को हमारा इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, उसके सिवा और कोई हम लोग की रास्ता नहीं है जो प्रेसिडेंट को हटाया जा सके। इम्पीचमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्रेसिडेंट को हटाया सकता है, या तो प्रेसिडेंट खुद से
रेजिग्नेशन देते या उनकी डेथ हो जाए तभी सीट वैकेंट हो सकती है प्रेसिडेंटशिप की, उसके सिवा और कोई चीज़ नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल एंड मिलिट्री पावर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन हिम। दीज पावर्स शुड बी एक्सरसाइज बाय हिम इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, वो सारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर वेस्टेड होती हैं, और वो जो प्रेसिडेंट है उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत एंजॉय करता है। ऐसा हम कहते हैं कि ये सिर्फ कहने में, बातों में है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज़ करता है इन पावर्स को। एक्चुअली में जो पावर्स हैं दे आर एंजॉयड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब जो पावर्स हैं प्रेसिडेंट को जो दी गई हैं एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन के द्वारा, वो सारी प्राइम मिनिस्टर की द्वारा यूज़ की जाती हैं इन हिज नेम। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सारी पावर जितनी प्रेसिडेंट को दी गई हैं वो खुद यूज़ करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है वहाँ? प्रेसिडेंट का नाम होता है। अगर कोई भी मतलब बाहर जाना है, कोई भी रिलेशन के लिए बाहर जाना है, या किसी भी ट्रीटी करनी है, या कुछ भी ऐसा है, या कोई ग्रुप से जुड़ना है, तो ऐसा सब जो एग्जीक्यूटिव काम है या देश में कुछ होना है, तो सब नाम किसका होता है? प्रेसिडेंट का उसमें। लेकिन जो इंजॉय है, जो पावर एग्जैक्टली जो यूज़ करता है पावर्स को, वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो जब इलेक्शन होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बाद जब मेजोरिटी जो पार्टी होती है, जो मेजोरिटी दिखाती है लोकसभा में, अपना मेजोरिटी प्रेजेंट करती है, उसी में से जो प्रेसिडेंट हैं अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, जिसको हम लीडर ऑफ द हाउस भी कहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस। और उसी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है उनके सजेशन पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। मतलब कि इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट, जो हमारे इलेक्शन होंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, उसमें से जो भी मेजोरिटी पार्टी होगी, मेजोरिटी पार्टी आएगी। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 2014 में भी आए और 2019 में भी आए। तो 2019 में भी आए तो उसमें मेजोरिटी पार्टी बीजेपी पार्टी थी। बीजेपी पार्टी का लीडर जो है, उन्होंने अपने लीडर को क्या चुना? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। और जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बीजेपी पार्टी ने चुना और प्रेसिडेंट साहब ने उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। अब प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट जब कर दिया प्राइम मिनिस्टर साहब को, उसके बाद क्या हुआ? उनकी सजेशन पे, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सजेशन पे हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको अपॉइंट किया हमारे प्रेसिडेंट साहब ने। नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स बिसाइड्स अपॉइंटिंग द अटॉर्नी जनरल एंड कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम कैग भी कहते हैं। जो हमारा प्रेसिडेंट साहब होते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं और हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं, और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं हमारे कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कैग होते हैं, उनको भी प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं। इनके लिए अलग अलग कमेटी बनाई जाती हैं जिसमें अलग मेंबर्स भी होते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर, जो हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इनमें जो मीटिंग होती हैं, कमेटी होती हैं, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होते हैं, और अपोजिशन पार्टी का भी एक लीडर होता है, और प्राइम मिनिस्टर साहब भी होते हैं। तो उनकी अलग अलग कमेटी होती हैं। फिर वो कमेटी जो सजेशन भेजती हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कि आप इन सजेशन भेजती हैं कि किन किन लोगों को अपॉइंट करना है एज अ जज। फिर प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट करते हैं। इनमें प्रेसिडेंट साहब भी अपना सजेशन रखते हैं और अपनी तरफ से भी कहते हैं कि कौन किसको रखना चाहिए, तो उसमें उनकी भी एक पावर होती है। ही एंजॉयज द पार्डनिंग पावर वेयर बाय ही कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू अ कन्विक्ट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास जो सज़ा मिलती है लोगों को, उसको माफ़ करने का भी पावर है। ही कैन पार्डन द डेथ सेंटेंस। अगर किसी को मृत्यु दंड दिया गया है तो वह उसको माफ़ कर सकते हैं। उनके पास ये पावर होती है कि वो मृत्यु दंड को माफ़ कर सकते हैं, मृत्यु दंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, उम्र कैद सज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से उसे माफ़ भी कर सकते हैं। यह पावर प्रेसिडेंट साहब के पास होती है। आगे हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। प्रेसिडेंट साहब के पास लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? तो ही कैन डिसॉल्व द लोकसभा एंड द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट साहब के पास डिसॉल्विंग पावर होती है लोकसभा को, जो कि वो प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे करते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या तो मतलब कह सकते हैं जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं,
रूलिंग पार्टी के अगर वो सजेस्ट करते हैं कि लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए तो प्रेसिडेंट साहब लोकसभा को डिसॉल्व कर देते हैं और जो पार्लियामेंट का सेशन है उससे एंड कर देते हैं। ही कैन ऑल्सो एड्रेस द पार्लियामेंट इन फर्स्ट सेशन एवरी ईयर। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो जो पार्लियामेंट का पहला सेशन होता है हर साल का, उसको वही संबोधित करते हैं, वही चेयर करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन जो होता है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही चेयर करते हैं हमेशा। ही कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड दीज मेंबर्स मस्ट हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी अकम्पलिशमेंट इन द फील्ड्स ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जो राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं हमारे, उनको उनमें से जो 12 मेंबर्स होते हैं हमारे, 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। पहले 12 मेंबर्स होते थे जिसमें हमारे थ्रू एंग्लो इंडियंस होते थे। अब प्रेजेंट में क्या होता है, जो हमारे 2 एंग्लो इंडियन सीट्स थी उनको हटा दिया गया है। अब 10 उनको उन सीट्स को ख़त्म कर दिया गया है। When a bill is passed by the parliament, the president can give or withhold his assent। जैसे कोई भी बिल है प्रेजेंट हुआ, जो कि हमारा लोकसभा में बिल है पास आया, लोकसभा में बिल प्रेजेंट किया गया, उसके बाद लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से हमारा कोई बिल है जो पास हो जाता है तो उसके बाद उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास उनकी सिग्नेचर के लिए, उनके एसेंट के लिए। तो उनके पास ये पावर होती है कि जो बिल उनके पास गया है वह उसको रख भी सकते हैं अपने पास, सिग्नेचर ना करके विदहोल्ड कर सकते हैं, या तो अपना एसेंट तुरंत सिग्नेचर करके पास कर सकते हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये कुछ कंडीशन में नहीं लागू होता है। जैसे मनी बिल वगैरह होता है, मनी बिल में प्रेसिडेंट को सिग्नेचर करना पड़ता है, और या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना वो विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें एसेंट देना होता है। He can also return it to the parliament unless it's a money bill or a constitutional amendment bill। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिल पास होके जाता है लोकसभा और राज्यसभा से प्रेसिडेंट साहब के पास, उसको वह रिटर्न कर सकते हैं, कुछ सजेशन देके कि इसमें ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वह बिल मनी बिल है या तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो वह उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं, उनको अपना वो विदहोल्ड कर सकते हैं, या तो उसे उसकी असेंट देनी पड़ती है उन्हें। तो ये रहे लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इमरजेंसी पावर क्या है? ही कैन डिक्लेयर नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पास पावर होती है कि वो नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड on the grounds of war, external aggression और armed rebellion in the country according to the article 352। जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 352 में दिया है, और जो नेशनल इमरजेंसी है तभी लागू कर दी जाती है या तो कोई हमारा वॉर चल रहा हो बाहर किसी भी कंट्री से, जैसे बाहर कोई किसी पाकिस्तान या चाइना से कोई वॉर चल रहा हो, या तो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया, मतलब कि बाहरी देशों से कोई ऐसा हो गया, कोई विवाद चल रहा है, बहुत ज़्यादा हमें इमरजेंसी, फिर देश में इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई है, या तो कोई आर्म्ड रेबेलियन हो गया है विद इन आवर कंट्री अगर आर्म्ड रेबेलियन हो गया है तो भी हमारा नेशनल इमरजेंसी लगा सकती है। जो इंदिरा गांधी जी ने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी वह उस समय क्लियर नहीं थी। उन्होंने कहा था कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस का नाम दिया गया था जो आर्म्ड रेबेलियन की जगह, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को उन्होंने डिफाइन नहीं कर पाया थे कि किस प्रकार का इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है कंट्री में। तो जो इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन बाहर नहीं आ पाया था, तो उसको अब चेंज करके एक अमेंडमेंट के द्वारा उसको आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया है। जैसे कोई भी पक्ष है, मुस्लिम पक्ष है या हिंदू पक्ष है या कोई भी है, आपस में अगर लड़ गए, बहुत ज़्यादा हिंसा हो गई है, तो कुछ राज्यों में अचानक से बहुत ज़्यादा हिंसा भड़क गई है, तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब लेकिन ये जो पास नेशनल इमरजेंसी है ये पार्लियामेंट के द्वारा पास करी जाती है, रिजोल्यूशन पास होता है, फिर जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, फिर वो उसे लागू कर सकते हैं। दिस कैन बी डन ऑन द रिटर्न रिक्वेस्ट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर आफ्टर द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेशनल इमरजेंसी है ये कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा साइन की जाती है, मतलब कि रिक्वेस्ट पे ली जाती है, जो कि पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद होता है, जो कि पार्लियामेंट के प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। जो प्रोक्लेमेशन दिया है कैबिनेट मिनिस्टर ने, जब ये पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तब नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं प्रेसिडेंट साहब। स्टेट इमरजेंसी कैन बी इम्पोज्ड इन अ स्टेट इफ इट फेल्स टू रन कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर आर्टिकल 356। जो स्टेट इमरजेंसी है हमारा वो इंडिया में वो आर्टिकल 356 के अंडर लगता है, और ये
तभी लग सकती है कि अगर कोई भी स्टेट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क नहीं कर रहा, जैसे कि जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई भी बिल पारित किया या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगाया और सेंटर से उसने पास कर दिया, लेकिन जो स्टेट है, कोई स्टेट ऐसा है कि वो यूनियन गवर्नमेंट की बात नहीं मानना है और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली अपना काम करे जा रहा है, तो क्या कर सकते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट जो लोकसभा है वहाँ से अपना प्रोक्लेमेशन पास कर सकती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास उनको देगी और स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी। स्टेट इमरजेंसी हमारा बहुत राज्यों में लग सकती है, पंजाब में सबसे पहले लगी थी और बिहार में बहुत बार लग चुकी है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत बार लग चुकी है। स्टेट इमरजेंसी बहुत राज्यों में लग सकती है। एक जगह से कह सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट कभी कभी फ़ायदा भी उठा सकता है हमारा स्टेट इमरजेंसी का। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड इफ देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 360। तो जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा आर्टिकल 360 के अंडर लगता है जब हमारे कोई फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी हो जाती है कंट्री में। जैसे हमारे पास जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बहुत कम हो गया, या हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बहुत कम बचा। जैसे हमने अभी करंटली देखा, श्रीलंका का एग्जांपल देखा, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई थी क्योंकि उनके पास फॉरेन जो रिजर्व था वो बहुत ही कम ख़त्म ही हो गया था एकदम, तो उनको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। उसी तरह से अगर हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इमरजेंसी तभी लगी जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम हो गया है, या जो हमारे प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन कुछ ऐसा टाइप का हो गया है, तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लगा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फाइनेंशियल पावर्स। फाइनेंशियल पावर्स में क्या है, ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ रिकमेंड्स कैन अ मनी बिल बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। मनी बिल जो है तभी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है प्रेसिडेंस में हमारा पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट साहब उसको रिकमेंड करते हैं। बिना रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनी बिल नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। और ये एक चीज़ याद रखना कि जो मनी बिल है इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। जो मनी बिल है हमारा सिर्फ राज्यसभा, जो हमारा मनी बिल है वित्तीय जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं होती हैं मनी बिल के पास। मनी बिल के तहत जो लोकसभा है वो मनी बिल वहाँ इंट्रोड्यूस होगा, वहाँ से जो मनी बिल है वो राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा के पास सिर्फ इतनी पावर होती है कि वो मनी बिल को डिस्कस कर सकता है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। वो सिर्फ सजेशन दे सकता है लोकसभा को कि इस मनी बिल में ये अमेंडमेंट कर दो। ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से लोकसभा पे कि उनको अमेंडमेंट करना है कि नहीं करना है। वो सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं राज्यसभा, और उसको राज्यसभा को विदिन 14 डेज उस मनी बिल को राज्यसभा के पास वापस देना होता है, या तो उसको उस पर डिस्कस करके या तो कोई बिना कोई सजेशन दिए या सजेशन के साथ। और ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से लोकसभा पे कि उस अमेंडमेंट को उनको मानना है, उन सजेशन को मानना है और रखना है कि नहीं रखना है। नेक्स्ट इज ही प्रेजेंट द यूनियन बजट बिफोर द पार्लियामेंट एंड मेक्स एडवांसेस आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। जो यूनियन बजट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, और जो भी एडवांसेस होते हैं कभी कभी एडवांसेस होते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट साहब बनाते हैं करते हैं। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है जो हमारा सरकारी है फंड है उसमें से प्रेसिडेंट साहब करते हैं। बिना प्रेसिडेंट के इजाज़त के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यूनियन गवर्नमेंट रुपए नहीं ले सकती है। नाउ नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक, मिलिट्री एंड जुडिशियल पावर्स। ही अपॉइंट्स द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर टू अदर कंट्रीज। जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं, ही अपॉइंट्स द एम्बेसडर एंड हाई कमिश्नर टू अदर कंट्रीज। जो हमारे एम्बेसडर्स होते हैं कंट्री के, जैसे जो फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, IFS ऑफिसर्स होते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर होते हैं। जैसे किसी भी कंट्री, जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और अलग अलग कंट्रीज़ बहुत सी जो वहाँ के एम्बेसडर होते हैं, और जो हाई कमिश्नर ऑफिसर होते हैं, कमिश्नर्स होते हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल ट्रीटीज आर साइंड ऑन हिज बिहाफ। जैसे मैंने आपको बताया कि जितना भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो एंजॉय करा जाता है प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा, लेकिन नाम किसका होता है, प्रेसिडेंट साहब का। तो प्रेसिडेंट साहब के नाम पे हमारे जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सब कुछ करते हैं, जितनी भी ट्रीटी वगैरह हैं सब साइन करते हैं प्रेसिडेंट साहब के नाम पे। ऑल इंटर, जैसे मैंने इसमें
कोई भी जो ट्रीटी होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी, कोई भी मीटिंग हुई तो उसको जो सिग्नेचर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साहब के नाम पे होगा। ही कैन डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं इनके अंदर पावर होती है कि कोई भी वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और पीस भी, जो पीस ट्रीटी है उसको भी वो कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये विद द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ही होगा। जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, जब वहाँ से सिग्नेचर होगा, वहाँ से प्रोक्लेमेशन पास होगा, तब प्रेसिडेंट साहब ये कर सकते हैं। ही अपॉइंट्स चीफ ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये होते हैं तीनों जो सेनाएं हैं हमारी उनके हेड होते हैं, और वही अपॉइंट करते हैं जो चीफ ऑफ आर्मी होता है, नेवी होता है, एयरफोर्स होते हैं। उन्हीं प्रेसिडेंट साहब ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वही अपॉइंट करते हैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको, क्योंकि ये तीनों सेनाओं के हेड होते हैं। ही इज़ प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द थ्री फोर्स, ऑल द फोर्सेस ऑफ इंडिया। जो थ्री फोर्सेस हैं हमारी आर्म फोर्सेस उनके। ही कैन डिसमिस जजेस इफ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास द रेजोल्यूशन टू डेट अफेक्ट। जो हमारे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनको जो उनका जो रिमूवल है वो अगर करना है तो जो 2/3 हो द मेजोरिटी होता है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेजेंट ऑफ द 2 हाउसेज, अगर दोनों हाउस मिलके आते हैं और उनकी जो 2/3 मेजोरिटी है, अगर वो किसी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाती है तो प्रेसिडेंट साहब ऑफ इंडिया उन्हें रिमूव कर सकते हैं उनके पोजीशन से। तो ये अब हम देख लेते हैं उनके सैलरी एंड रेजिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट आर फिक्स बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो सैलरी और अलाउंसेस है प्रेसिडेंट साहब का वो फिक्स किया गया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा लिया जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया द्वारा निकाल लिया जाता है। इसमें ये होता है जो हमारी सैलरी और होती है प्रेसिडेंट साहब की, वो फिक्स होती है कि जो जब उनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है उनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता है, वो फिक्स होती है। बढ़ाया भले ही जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता। जो करंट सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज रुपीज़ 1,50,000 पर मंथ। जो हमारी करंट सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वो 1,50,000 है, लेकिन इसके सिवा बहुत सारे उनको पर्क्स, अलाउंसेस, ये सब बहुत सारे मिलते हैं। लगभग ओवरऑल अगर पूरी टोटल एक पर मंथ की सैलरी उनकी देखें, पूरा फंड देखें, तो लगभग 5 लाख जो करंट है 5 लाख के आसपास पहुंच जाता है। सैलरी के अलावा उन्हें बहुत सारे पर्क्स, बहुत सारे अलाउंसेस, बहुत चीज़ें मिलती हैं, जो कि लगभग 5 लाख पहुंच जाता है उनका पर मंथ का। हिज ऑफिशियल रेजिडेंस इज राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। जो ऑफिशियल रेजिडेंस होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो होता है राष्ट्रपति भवन, जो कि न्यू दिल्ली में है। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू, जो जिनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 में, एंड इज़ द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सर्विंग फ्रॉम 25 जुलाई 2022। जो हमारी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था, जो कि 15वीं प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, और वो 25 जुलाई 2022 से अपनी पावर में आई थी। जैसे हमने क्या बताया, द्रौपदी मुर्मू जी करंट प्रेसिडेंट हैं जो 20 जून 1958 से 58 को उनका जन्म हुआ था, और 15वीं प्रेसिडेंट हैं इंडिया की, जो कि 25 जुलाई 2022 से अपने कार्यकाल में आई थी। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि हमारा प्रेसिडेंट साहब का टर्म क्या होता है, क्या उनकी पावर्स होती हैं, क्या उनका सैलरी और रेजिडेंस होता है, ये सब डिस्कस किया हमने। ये रहा हमारा पार्ट 2 जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का था। ये हमारा प्रेसिडेंट का पार्ट 1, जिसने नहीं देखा है प्लीज़ वो पार्ट 1 देखें जाके, उसमें आपको ज़्यादा समझ आए। उसमें हमने बताया है किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, क्या उनकी ओथ होती है, क्या उनका कंडीशन ऑफ ऑफिस होती है। तो अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए जाके, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। उसके बाद पार्ट 2 भी देखिए अच्छे तरीके से, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा